एवरीवन, वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के अनुसार जो 3 मुख्य नियम दिए गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत में संबंधवाद का सिद्धांत पढ़ाया था। साथ ही साथ मैंने आपको थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 7 सोपान बताए थे। उन्हीं 7 सोपानों से चलकर आपके थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौड़ नियम दिए हैं। कल मैंने आपसे इन 5 नियमों के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ जो 3 मुख्य नियम हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर विशेष रूप से जो बात करने वाले हैं वो मुख्य नियमों के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए जो 3 मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपका नियम आता है तत्परता का नियम। दूसरा आपका कौन सा नियम आता है? दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। अब थोड़ा सा याद करिए और तीसरा बताइए। तीसरा नियम आता है आपका प्रभाव का नियम। कौन सा? प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम आज हमें यहाँ पर सीखना है। लेकिन इससे आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है कक्षा शिक्षण उपयोग। इन तीनों नियमों का कक्षा शिक्षण उपयोग आपको आना चाहिए। अगर आप परीक्षा में 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़कर जाएंगे तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा टीचर बने, उसके लिए कक्षा शिक्षण उपयोग आना बहुत जरूरी है। सीटेट की परीक्षा में कभी भी आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो यहाँ पर मैं आपको कक्षा शिक्षण उपयोग बताने वाली हूँ उन्हीं से आपसे सीटेट की परीक्षा में प्रश्न आता है। अगर आप 1 लाइनर के फॉर्म का यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पर जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको व्यवहारिक आपका जो चीजें हैं उनसे जोड़कर ही सिखाऊंगी, जो कि बहुत जरूरी है। सीडीपी अगर आपको पढ़ना है तो आपको व्यवहारिक चीजों से जोड़कर ही सीखना पड़ेगा, तब जाके सीडीपी को आप समझ पाएंगे। सीडीपी ना केवल आपको एग्जाम में सफलता दिलाती है, अभी तो एक कार्य और करती है, वो है कि आप एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बनकर तैयार होते हैं सीडीपी के ही थ्रू। तो आज हम यहाँ पर कक्षा शिक्षण उपयोग में यही सीखने वाले हैं। ये सीडीपी जो आपके कक्षा शिक्षण उपयोग सिखाती है हमें, उन्हीं से आगे चलकर एक टीचर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो 3 मुख्य नियमों की बात करेंगे। आइए देखते हैं। आपको हेडिंग क्या डालना है? आपके मुख्य नियम। आपने इतना नोट कर लिया है पिछले वाले लेक्चर से कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 आपके गौड़ नियम दिए हैं। और आज आपको विशेष रूप से सिर्फ मुख्य नियमों के बारे में ही चर्चा करनी है। तो आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है यार मुख्य नियम। कौन से? मुख्य नियम। कौन कौन से मुख्य नियम दिए हैं आपको एक बार नोट कर लेना है। सबसे पहला जो मुख्य नियम आता है वो आता है तत्परता का नियम। कौन सा आता है? तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा नियम आता है आपका? दूसरा जो आपका नियम आता है अभ्यास का नियम आता है। कौन सा? अभ्यास का नियम। तीसरा आपका कौन सा नियम आता है? याद करिए, अभी बताया गया है आपको प्रभाव का नियम। ठीक, ये 3 नियम आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं और इनका कक्षा शिक्षण उपयोग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इनका कक्षा शिक्षण उपयोग आपको जरूर आना चाहिए। अगर मैं बात करूं तत्परता के नियम की, तो तत्परता के नियम को हम समझते हैं पहले कि तत्परता का नियम होता क्या है। ये नियम आपका ये कहता है कि कोई भी प्राणी अगर सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वो कभी सीख नहीं सकता, वो लर्निंग उसकी नहीं हो सकती है। अगर कोई भी प्राणी सीखने के लिए तत्पर है तभी वो जाके सीखता है, तभी वो लर्निंग होती है। आपको नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप इस चीज को अभी पढ़ रहे हैं यानी कि आप सीख रहे हैं, इसको अपने से रिलेट करके देखिए। अगर आप तत्पर नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप नहीं सीख सकते हैं। और अगर आप तत्पर होंगे तो आप इस चीज को सीख रहे होंगे जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, कोई भी अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो कभी भी उसको जो है सीखने के लिए कभी भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम जबरदस्ती सीखो, बल्कि उसको मोटिवेट करना चाहिए। उस मोटिवेशन से उसको क्या आएगी? तत्परता आएगी। तत्परता आएगी तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया है कि अगर कोई बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है? बच्चे को तत्पर बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? अब आपको देखिए सिखाना तो है आगे चल के, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं।
तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा बच्चे को तत्पर करना होगा। बच्चे को तत्पर करने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चे को तत्पर करने के लिए आप मोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्योंकि सीखने का जो पहली सीढ़ी है वो आपकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करेंगे, उससे बच्चे के अंदर तत्परता आएगी। तत्परता आएगी तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके तत्परता का नियम। आपको क्या नोट करना है, एक बार मैं इसमें नोट करवा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। आपको जो मैंने बोला है यही नोट करना है कि यदि कोई प्राणी सीखने के लिए, यदि कोई प्राणी सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तत्पर नहीं है, तो वह कभी सीख नहीं सकता, वह कभी सीख नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए एक शिक्षक को बच्चों को सिखाने के लिए जो है फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई प्राणी तत्पर है तो वो सीख भी सकता है। ठीक है, आपको आगे क्या लिखना है, इसीलिए छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, यानी कि फोर्स, बाध्य का मतलब होता है फोर्स, बाध्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित भी कह सकते हैं आप, अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा देनी चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा। ठीक, ये तो हो गया तत्परता का नियम। अब हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कक्षा शिक्षण उपयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा शिक्षण उपयोग सबसे पहला आपका क्या हो सकता है, सबसे पहला कक्षा शिक्षण उपयोग इसका ये है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको नवीन ज्ञान सिखाया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, तत्पर होंगे। ठीक है, अब ये कैसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको इसको आसान भाषा में समझा देती हूँ। जैसे आप टीचर बन के स्कूल में गए, तो आपको अगर बच्चों को फसल पढ़ाना है, अब फसल पढ़ाना तो एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसके लिए भी डिफिकल्ट है। बच्चे तो इतने छोटे नन्हे मुन्ने से हैं, उनको आप कैसे सिखाएंगे, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, बच्चों को कैसे सिखाया जाए ये चीज़ कि कौन सी आपकी जो है फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल में कौन सा अनाज आता है, ये कैसे आप सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो नवीन आपका जो पूर्व ज्ञान है बच्चों का, पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही बच्चों को नवीन ज्ञान आपको क्या करना है, सिखाना है। इस चीज को ध्यान रखना है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को नवीन ज्ञान सिखाना है। अब कैसे सिखाएंगे, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया फसल के लिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों के साथ, बच्चों से पूछेंगे कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन सा अनाज होता है। एक बच्चा एकदम जोश के साथ खड़ा होगा, मैं बताता हूँ। आपने कहा हाँ बेटा बताओ, तो बेटे ने बताया कि मैम मेरे यहाँ गेहूं होता है, सरसों यानी कि राई होती है, मेरे यहाँ मटर भी होती है, मसूर भी होती है, उड़द भी होती है, मूंग भी होती है, गन्ना भी होता है, चावल भी होता है। तो आपने फिर इतनी चीजें सुन ली, आपने दूसरे बच्चे को खड़ा किया, दूसरे बच्चे ने बताया कि मैम मेरे यहाँ तो मूंगफली होती है और सरसों होती है। इस तरीके से आपने क्या जाना, अभी आपने जाना कि बच्चे को एक जो है थोड़ी सी नॉलेज इस बात की है बच्चे को
उसको ये पता है कि उसके यहाँ कौन से अनाज होते हैं। ठीक, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि बेटा ये बताओ कि मटर आप किस मौसम में खाते हो। इतना तो बच्चे को ज्ञान होगा, सर्दी, गर्मी और बरसात का, है ना। तो बच्चा आपको क्या आंसर करेगा कि मैम मटर ना हम लोग ठंडियों के टाइम पे खाते हैं। एक आपको यहाँ से एक क्लू और मिल गया कि बच्चे ने कहा कि हम जो मटर है वो किस टाइम खाते हैं, ठंडियों के टाइम पे खाते हैं। अब बच्चों को ये तो नहीं पता है कि ठंडी का मौसम कब से कब तक होता है, लेकिन आप उसको समझाने का फर्ज यहाँ पर अदा करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, इन्हीं फसलों को जो उसने बताई है, अनाज जो बताए हैं, उन्हीं को फसलों के हिसाब से बता देना है कि बेटा जो आपकी रबी की फसल है इसमें आपकी मटर आती है, ठीक है, इसमें आपकी मसूर आती है। इस तरीके से आप बच्चे को समझाएंगे। ठीक, तब जाके बच्चा जो है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ पाएगा और उसकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो आपकी कैसी होगी, उसको इंटरेस्ट आएगा। अगर उसकी लर्निंग की प्रोसेस उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अभी आप बोलेंगे कि मैम अभी आप बोल रही थी अभी प्रेरणा जरूरी है, अब बोल रही है रुचि जरूरी है, इंटरेस्ट यानी कि रुचि जरूरी है। इसको समझिए, अभिप्रेरणा जो है सीखने की पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है। ठीक है, जैसे ये आपकी एक सीढ़ी, मैं इसको बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कोई सीढ़ी है। अब सीखने की जो पहली सीढ़ी आती है जिस पर आप पैर रखते हैं वो आपका क्या है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है। ठीक, और जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है आपकी, ये क्या है, ये रुचि है। ये क्या है, रुचि है। ठीक, इस चीज को हमेशा याद रखना। सीखने को जो आधार देता है वो रुचि देता है। कौन देता है, रुचि देता है। ठीक है, और रुचि को जो है आपका ध्यान जो होता है जननी होती है, किसकी, रुचि की। जहां रुचि होगी वहां पर ध्यान भी होगा बच्चे का। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को नवीन ज्ञान की तरफ ले जाना है। ऐसा प्रश्न सीटेट में आपसे घुमाकर पूछ लिया जाता है, तो अब आपको याद रखना है कि पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हुए बच्चों को नवीन ज्ञान की तरफ आपको ले जाना है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे आपको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान सिखाना है बच्चों को। आप गणित में टीचर है, आप उस बच्चे को गणित सिखा रहे हैं। आपको गणित की जो कठिन संक्रियाएं हैं वो सिखाना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल्स आपको सिखाना है। अब आप सिंप्लीफिकेशन अगर आपको सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे, मान के चलिए कि आपको सिखाना है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये आप सिखा रहे हैं बच्चे को। अब ये कैसे सिखाएंगे आप, तो इसके लिए बच्चे ने अपने बचपन में क्या पढ़ा होगा, जोड़ घटाना पढ़ा होगा। अब उसी जोड़ घटाना से रिलेट करके ही तो आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि नहीं। तो ये क्या हुआ, पूर्व ज्ञान से आपने नवीन ज्ञान की तरफ बच्चों को ले गए आप, और पूर्व ज्ञान से आपने नवीन ज्ञान को सिखाया बच्चों को। तो ये है पहला कक्षा शिक्षण उपयोग, किसका, तत्परता के नियम का। क्योंकि जब आप पूर्व ज्ञान से रिलेट करके नवीन ज्ञान को सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर तत्परता आएगी। यही तो हम सीख रहे हैं, हमें बच्चे के अंदर तत्परता लानी है। अगर हम तत्परता नहीं ला पाए तो बच्चा जो है सीख ही नहीं पाएगा, असंभव है। तत्परता बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नील की तरह ऐसे बैठे रहेगा बस खाली। तो तत्परता यानी कि उनका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को पूर्व ज्ञान जो उन्होंने है उनके पास है उससे आप नवीन ज्ञान को सिखाएं। इससे बच्चा क्या होगा, सीखने के लिए तत्पर होगा। तो आपको पहला क्या नोट करना है, अब आपको यहाँ पर एक सब हेडिंग देनी है अपनी कॉपी में। क्या देनी है, ये सब हेडिंग आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, सब हेडिंग क्या देनी है, तत्परता के नियम का कक्षा शिक्षण उपयोग। मैं ऐसे इस तरीके से लिख देती हूँ, कक्षा शिक्षण उपयोग। कक्षा शिक्षण उपयोग में पहला जो कक्षा शिक्षण उपयोग है वो क्या है, बच्चों को बच्चों के लिखा कर, ठीक है, के लिखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर सिखाया जाए।
पहला कक्षा शिक्षण उपयोग आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मैथमेटिक्स वाला जो एग्जाम्पल है वो याद करिएगा। आपने भी कैसे सीखा था सिंप्लीफिकेशन को, क्योंकि आपने अपने बचपन में क्या जोड़ घटाना, मतलब जब आप छोटे थे तब आपने जोड़ घटाना सीखा होगा। सीखा कि नहीं? तो ये क्या होगा? कक्षा शिक्षण उपयोग हो गया। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट आएगा बच्चे के अंदर, ठीक है, तब जाके वो क्या होगा? तत्पर होगा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब अगर जोड़ घटाना सिखाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तीली का यूज करते हैं, कंकड़ पत्थरों का यूज करते हैं। किस लिए कर रहे हैं आप? ताकि बच्चा जो है सीखने के लिए तत्पर हो। उसको अभी नहीं समझ आ रहा है 2+2 कितना होता है, आप उसको तीली के माध्यम से सिखाते हैं, कंकड़ के माध्यम से सिखाते हैं, या फिर कोई अगर बुक्स वगैरह है तो उनको जोड़ जोड़ के सिखाते हैं कि देखो 2+2 इस तरीके से बनता है। उससे आपका बच्चा क्या होता है? सीखने के लिए तत्पर होता है। हमें यहाँ पर बच्चे को सीखने के लिए तत्पर करना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर सिखाया जाए। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर तत्परता आएगी। दूसरा तरीका क्या है, मतलब कक्षा शिक्षण उपयोग क्या है दूसरा? वो है आपका कि बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछे जाएं, ठीक है। बच्चों की जो कक्षा का आरंभ है अगर प्रश्नोत्तर से आप करेंगे तो बच्चा क्या होता है? बच्चे का फोकस उन प्रश्नोत्तर की तरफ जाता है, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट आता है। इससे बच्चा क्या होता है? तत्परता दिखाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। आप बिल्कुल अपने आप को रिलेट करके देखिए, क्योंकि आपने या तो बीएड किया होगा, या आपने बीटीसी किया होगा, या आपने डीएलएड किया होगा, कुछ तो किया होगा, और आपने वहां पर ट्रेनिंग भी की होगी। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने सीरियसली लिया है ट्रेनिंग को, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल भी नहीं गए हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका, क्योंकि उस ट्रेनिंग को हमें सीरियस लेना चाहिए। वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं कि प्रश्नोत्तर विधि से आरंभ करना चाहिए। जैसे आप कक्षा में गए तो बच्चों से पूछें, जैसे आपने कोई ड्रेस पहनी है, अगर आप जो है शिक्षिका हैं तो आप बच्चों से पूछें कि जो बेटा मैंने साड़ी पहनी है वो कितने की है? तो बच्चा कहेगा कि मैम 1000 की। तो आप कहेंगे कि नहीं बेटा ये 1000 की नहीं है, 1286 रुपए की है, ठीक है। आपने बच्चे को बोला कि ये जो आपका साड़ी है वो आपकी कितने की है? 1286 रुपए की है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, 1286। आपको क्या करना है? अब आपको करना है बच्चे से पूछना है। बच्चे से पूछिए आप कि क्या आप 1286 लिख लेंगे? तो बच्चा वहीं पर सुन्न हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है। तब आप कक्षा में खड़े होकर बोलिए कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको 1286 लिखना आता हो, तो उनमें से एक धुरंधर जरूर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक धुरंधर निकलेगा, अपनी शर्ट तान के आएगा। हाँ मैम मैं दिखाता हूँ, आएगा लिख के जाएगा। तो इससे क्या हुआ? और बच्चे तत्पर हो गए कि नहीं? तो क्या करना है आपको? जब आप कक्षा में जाएं तो कक्षा की शुरुआत अगर आप प्रश्नोत्तर से करेंगे, प्रश्न पूछकर करेंगे, तो इससे बच्चे के अंदर तत्परता आती है। जैसे जब मैं जाती थी स्कूल में तो मैं इसी तरीके से जो है बच्चों को तत्पर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता था, जिससे क्या हो? प्रश्नोत्तर पूछती थी, जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित। जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसी का आप क्वेश्चन पूछ लीजिए उनसे, इससे तत्परता आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कक्षा की शुरुआत किससे करनी चाहिए? प्रश्नोत्तर से करनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर तत्परता आती है, ठीक है। यकीन करिए ये जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं कक्षा शिक्षण, ये आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं वो आप आगे चल के समझेंगे। शायद अभी आपको उतना इनकी जो मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप तब समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कक्षा की शुरुआत प्रश्नोत्तर से करना चाहिए, ठीक। दूसरा आपने कक्षा शिक्षण उपयोग समझा। तीसरा कक्षा शिक्षण उपयोग इसका ये है तत्परता के लिए कि बच्चों को आप कैसे तत्पर बनाएंगे, वो है कि आपकी जो शिक्षण पद्धति है, जो मेथड है आपके पढ़ाने का, वो कैसा होना चाहिए? वो आपका इंटरेस्ट होना, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो रुचिकर होना चाहिए। अगर जो आपकी शिक्षण विधि है, जो मेथड है, वो रुचिकर नहीं है तो बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा। मैं आपका ही एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर जो मैं शिक्षण पद्धति यहाँ पर अपना रही हूँ, जो मेथड आपको मैं जो यहाँ पर समझा रही हूँ, जिस मेथड के थ्रू मैं समझा रही हूँ, अगर ये रुचिकर नहीं है तो आप भी सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे। आप कहेंगे यूट्यूब पर ऐसे हजारों चैनल है, मैं तो उस चैनल पर जा रहा मैम। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा नहीं है, रुचिकर नहीं लग रहा है आपको, तो आप वहां जाएंगे जहां पर आपको रुचिकर लगेगा। इसीलिए शिक्षण
शिक्षण पद्धति जो है, एक शिक्षक की शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। अगर वो रुचिकर नहीं है तो कोई भी बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। इस चीज को समझिए आप प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम रुचिकर कैसे बनाया जाए। रुचिकर बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है कि आप अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसको कैसे रुचिकर बनाएं, वो है कि अपनी शिक्षण पद्धति जो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सिखाएं उसको, बच्चों को। अगर आप बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा उस चीज को अच्छे से समझेगा, ठीक है। जब आप व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर तत्परता आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी शिक्षण पद्धति को रुचिकर बनाना है। रुचिकर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप बच्चों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सिखाएं। चाहे आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, चाहे आप साइंस के टीचर हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, बच्चों को उनके व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर सिखाएं। अगर आप उनसे पेड़ पौधों के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको पेड़ दिखाएं आप कि ये है पेड़। जब आपका मेथड, एक मैं कहूंगी, जब आपका मेथड ऐसा मेथड होगा जिससे बच्चों को रुचि आ रही है, अपने आप बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आपकी शिक्षण पद्धति रुचिकर होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल लेके आपको सिखाई दी हूँ कि अगर मेरा भी मेथड ऐसा नहीं होगा जिससे आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो आप भी यहाँ से वीडियो ड्रॉप करके जाओगे, आप कहोगे अरे मुझे नहीं आ रहा समझ, मैं कहीं और से देख लूंगा, ठीक। तो ये है कक्षा शिक्षण उपयोग। तो बच्चों को तत्पर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक शिक्षक की शिक्षण पद्धति रुचिकर होनी चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक की शिक्षण पद्धति शिक्षण पद्धति का मतलब समझ रहे हैं ना, वो मेथड जिससे मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। शिक्षण पद्धति रुचिकर होनी चाहिए। ठीक है। अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि जो आप विषय पढ़ा रहे हैं वो भी रुचिकर होना चाहिए। लेकिन कोई भी विषय रुचिकर नहीं होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। रुचिकर बनाने का दायित्व तो मेरा और आपका है। जब आप टीचर बनेंगे तो आपका ये दायित्व है कि आप उस विषय को रुचिकर बनाएं। कैसे रुचिकर बनाएंगे, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर आप उसको रुचिकर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे रुचिकर, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट से ही बच्चा सीखेगा। एक चीज को हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको सिखाया कि मोटिवेट जो आप करते हैं बच्चों को, जो मोटिवेशन है, जो आपकी अभिप्रेरणा है, बच्चों की सीखने की पहली सीढ़ी है। और ये जो सीढ़ी का जो ये सीढ़ी है पूरी, ये आधार होता है। मतलब आधार जो है कौन सी है, रुचि है। अगर आप बच्चे को कितना भी मोटिवेट कर लें और उसके अंदर रुचि नहीं है उस विषय के प्रति, तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, असंभव है। मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जब आप अपने 10th में होंगे तो वहां पर एक फेज आता है कि क्या चूज करें अब, है ना। सब्जेक्ट में 9th में भी चूज करने को आता है, तो कई लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट चूज कर लो, ये सब्जेक्ट चूज कर लो। कई धुरंधर लोग आते हैं आपके पिताजी को बहकाने वाले, मेरे भी यहाँ आए हैं ऐसे धुरंधर लोग मेरे पिताजी को बहकाने के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना था। तो मेरे पिताजी को भड़काया इस तरीके से गया कि पिताजी का पूरा माइंड पलट हो गया। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब डॉक्टर नहीं तुम्हें बनना है। क्यों, क्योंकि एक लड़की ने एग्जाम नहीं निकाल पाया कई वर्षों तक, तो धुरंधर लोगों ने वो टारगेट बनाया मुझे, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है अगर अलग विषय में डाल दिया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, आप अपनी दिशा भटक जाएंगे कि नहीं। तो मैं भी भटकी हूँ, आप भी दिशा भटक जाएंगे। एक टाइम बाद फिर आपको रियलाइज होगा कि क्या करना है अब, ठीक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये समझा कि आपका जो है रुचि भी होना जरूरी है। मैं कितना भी मोटिवेट कर लूँ, अगर कोई भी विषय आपका ऐसा है जिसमें मैंने आपको पूरा मोटिवेट कर दिया, फुल्ली मोटिवेट कर दिया है, ठीक है, आप पूरे मोटिवेट हो चुके, लेकिन आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे, लर्निंग नहीं हो सकती है। इसीलिए रुचि का होना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा है कि सीखने की जो सीढ़ी होती है उसका पहला पायदान तो आपका क्या है, अभिप्रेरणा है। क्या है, अभिप्रेरणा है। उस सीढ़ी का आधार जो आपका है वो क्या है, रुचि है। इस चीज को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। रुचि ही वो है, आधार है किसका, सीखने का। अगर रुचि नहीं होगी तो ये जो कितनी भी अभिप्रेरणा दे दें किसी काम की नहीं है, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि विषय जो है वो भी आपका रुचिकर होना चाहिए। विषय कोई रुचिकर नहीं होता। हिस्ट्री आप जैसे देखें तो वो रुचिकर नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं रुचिकर लगती है, अब छोटे बच्चों को तो और भी ज्यादा लगेगा कि ये क्या है,
ठीक, तो आप कैसे समझाएंगे? व्यवहारिक जीवन से उनको जोड़कर समझाएं, ट्रिक के माध्यम से जो है डेट्स वगैरह कुछ ऐसे याद करवाएं, तो ये आपका दायित्व बनेगा आगे चल के। ठीक है, अगला जो कक्षा शिक्षण उपयोग होता है इसका, वो ये होता है आपका कि बच्चे का, जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो फोकस का जो प्राथमिक जो प्रथम केंद्र होता है वो कौन होता है? वो आप स्वयं होते हैं, एक शिक्षक होता है। ये कैसी बात हुई मैम? ये बात कुछ ऐसी हुई कि मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ, इसको ध्यान से समझना। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, उनको उतना ध्यान नहीं रहता है। जब मैं जूनियर में गई तो वहाँ पर बच्चे जो थे वो, जब मैं उनकी क्लास में जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि मैम आज आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मैम आज आपकी जो हेयर जो आपने जिस तरीके से बनाया है वो अच्छा लग रहा है। मैं बड़ी अचंभव में पड़ जाती थी कि इतने छोटे बच्चे, इनको ड्रेस समझ में आ रहा है, इनको चोटी समझ में आ रही है किस तरीके से आज मैंने बनाई है, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता कि कल कैसी बनाई थी। तो उनको ये याद है, क्यों? क्योंकि आकर्षण का जो पहला बिंदु है वो क्या है? आप स्वयं है आकर्षण का पहला बिंदु। इस चीज को आपको याद रखना है। उनको ये भी पता होता था कि ये कपड़ा कितनी बार पहन लिया है, क्यों? क्योंकि आप आकर्षण का पहला केंद्र है उस बच्चे का। वो बच्चे ये भी बोलते थे इवन कि मैम कल आप ये पहन के आई थी, वो अच्छा लग रहा था, ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, ऐसे ही पहन के आया करो मैम। तो कई तरीके की चीजें मैंने वहां देखी। मैं अचंभा में पड़ी, मुझे उस समय इतना समझ में नहीं आता था। फिर मैंने जब साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा, सीजीपी को बहुत अच्छे से समझा, तब मुझे समझ में आया है कि एक बच्चे के आकर्षण का जो प्राथमिक केंद्र होता है वो आप स्वयं होते हैं। आप जितने ज्यादा अपने आप को जो है अच्छे से मेंटेन करके जाएंगी उतना ज्यादा बच्चे के अंदर तत्परता आएगी। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पर मैं इस तरीके के कपड़े पहन के आती हूँ, जैसे मैं गोवा बीच पर हूँ, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपकी प्रतिक्रिया यही होगी कि ये क्या पढ़ाएंगी, ये तो खुद ही इस तरीके की है, ये क्या पढ़ाएंगी। मान के चलिए कि अगर मैं समाज में गाली गलौज करती हूँ तो आप कहोगे, आपके माता पिता कहेंगे वो टीचर क्या सिखाएंगी, वो तो खुद ही गाली गलौज करती हैं। मान के चलिए अगर मैं गुटखा खाती हूँ, पान खाती हूँ, तो मतलब जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं उन पर जाके ऐसे काम करूंगी, तो समाज क्या कहेगा? समाज तो यही कहेगा ना कि देखिए टीचर खुद ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखाएगा। तो एक टीचर जो है एक समाज का आदर्श होता है, एक प्रतीक होता है। टीचर ही होता है जो हमारे समाज में जो है एक जो बैलेंस है वो बिठाता है, बच्चों को सिखाता है। तो एक टीचर जो होता है वो प्राथमिक केंद्र होता है बच्चों का। बच्चों के अलावा समाज का भी केंद्र होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी टीचर को देखते हैं, आप समाज का एक हिस्सा हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है दूसरे ग्रह से पढ़ाने आती हो या आते हो, आप पढ़ाने तो इसी ग्रह से आ रहे हैं, रहे तो इसी समाज में रहे हैं ना। बच्चे के माता पिता भी आपको देख रहे हैं ना। तो आपको क्या करना होगा? अब आप सोच रहे हैं कि सारा फोकस सिर्फ इसी बात पे कर दूं कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके साथ साथ आपके जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो भी मैटर करता है। जो मैंने गाली गलौज बताया वो भी मैटर आपका करता है। अगर आप अपने कलीग से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी बच्चा नोटिस करता है। अगर आप बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे तो वो भी मैटर करता है। मान के चलिए कि किसी बच्चे के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, दादा एक्सपायर कर जाते हैं, कोई एक्सपायर कर जाता है, बच्चा कुछ दिन स्कूल नहीं आता है। बच्चा स्कूल आया, आपने पूछा कि बेटा इतने दिन से कहाँ थे? बच्चे ने बताया कि मेरे घर में दादा की डेथ हो गई थी। तो आपने जो अपना रिएक्शन दिया वो कुछ इस तरीके से दिया, दादाजी लोगों की डेथ होती रहती है, तुम्हें स्कूल आना है तो आना है। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? उसके तो दादा एक ही थे ना। तो बच्चे पे इस पर नेगेटिव असर हुआ है। आपको क्या करना चाहिए उस टाइम? आपको कहना चाहिए कि बेटा दादाजी की उम्र हो गई थी इसलिए दादा की डेथ हो गई है। एक ना एक दिन सबकी डेथ होती है। हम जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, हम जीवन में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम कुछ अच्छा करते हैं। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। तो तत्परता का प्राथमिक जो केंद्र है वो भाई साहब और मेरी बहनें आप ही हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर आपका अगला जो कक्षा शिक्षण उपयोग होगा, मैं इसको हटा देती हूँ। तो टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैटर करती है, उससे बच्चा प्रभावित होता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब मैं स्कूल गई पहले दिन ही, मैं बता रही हूँ आपको, जब मैं पहले ही दिन गई तो बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे थे और उसके 5 मिनट बाद ही बोला उन्होंने कि मैम आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्या है? क्योंकि उनका प्राथमिक केंद्र मैं हूँ। ठीक है,
इस तरीके से चीजें जो है होती हैं, आप जब जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है वहां पर। ड्रेसिंग सेंस आपका जो है, आप समझ रहे होंगे उस चीज को कि जैसे मैंने गोवा वाला समझाया है, तो ये क्या हुआ, ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, अगला कक्षा शिक्षण उपयोग कि आपके जो शिक्षक हैं वो आपके क्या होते हैं, आकर्षण का प्राथमिक केंद्र होते हैं। शिक्षण करते करते मैंने शिक्षक को शिक्षण कर दिया यहाँ पर। शिक्षक बच्चों के आकर्षण का प्राथमिक या प्रथम बिंदु होता है, प्रथम यानी कि फोकस का जो पहला पॉइंट है वो आप स्वयं होते हैं। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो आपका अगर अपीयरेंस अच्छा होगा ना तो बच्चा अपने आप तत्पर होगा पढ़ने के लिए। अगर आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा तो वो पढ़ने के लिए भी तत्पर नहीं होगा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मैं इधर पे देखिए, मैं अगर आती हूँ, मैं इस तरीके से बोलती हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। आपको कैसा फील होगा, तो यही होता है। ठीक है, तो क्योंकि आकर्षण का प्राथमिक जो केंद्र है वो मैं और आप स्वयं बनने वाले होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपने सीख लिया तत्परता का नियम बहुत ही अच्छे से। आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे और अब आपको सीडीपी भी समझ में आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ परीक्षा में पास नहीं करवाना है, एक अच्छा शिक्षक भी बनाना है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब आपने तत्परता का नियम बड़े अच्छे से ही समझ लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है, हमें यहाँ पर अब दूसरा सीखना है। कौन सा नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नोट करिए, अभ्यास का नियम। आप लोग 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अभ्यास के नियम से 2 उप नियम निकल के आते हैं। कौन सा, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, विशेष रूप से आपको इस बात पर ध्यान देना है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा उपयोग और अनुपयोग का नियम अभ्यास के नियम से ही निकल के आता है। कौन सा, उपयोग का नियम और दूसरा कौन सा निकल के आता है, अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम, इसको आप ए करिएगा, इसको बी। अब ये उपयोग और अनुपयोग के नियम क्या है। उपयोग का नियम ये कहता है कि अगर सीखी गई क्रिया का, जो सीखी आपने जो क्रिया सीखी है, उस सीखी गई क्रिया को अगर दोहराया जाए, क्या किया जाए, दोहराया जाए, तो उस उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है। ठीक, उपयोग का नियम ये कहता है। अनुपयोग का नियम ये कहता है कि अगर सीखी गई क्रिया को, जो आपने क्रिया सीखी है, अगर आप उसको नहीं दोहराएंगे तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया का जो बंध है वो कैसा, कमजोर होता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। मान के चलिए कि आप कोई सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, अगर आप उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यही तो है कि सीखी गई क्रिया को अगर दोहराया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर व्यवहारवादियों के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो हमें उद्दीपक और अनुक्रिया को बीच में लाना होगा। ठीक है, क्योंकि हम थॉर्नडाइक को पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो उपयोग का नियम ये कहता है कि अगर सीखी गई क्रिया को दोहराया जाए तो आपका उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनने वाला बंध मजबूत बंध होता है। ठीक है, आपको यही नोट कर लेना है। मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रही, आपको लेकिन लिखना है। प्लीज आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, लिखिए। अगर सीखी गई क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो इससे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनने वाला बंध मजबूत होता है। अनुपयोग के नियम में लिखना, अगर सीखी गई क्रिया को दोहराया ना जाए तो उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ बनने वाला बंध कमजोर होता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे अच्छे से। बात आती है इनका कक्षा शिक्षण उपयोग की। भाई इनका कक्षा शिक्षण उपयोग क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण उपयोग। इनका कक्षा शिक्षण उपयोग ये होता है,
अभ्यास के नियम का कि बच्चों को नियमित अभ्यास करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए बच्चों को? क्या करवाना चाहिए? बच्चों को नियमित अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास जितना करवाएंगे उतना ज्यादा बच्चे क्या होंगे? सीखेंगे। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे रटने पे जोर दे रही हैं आप। जी नहीं, रटने पे नहीं जोर दिया जा रहा है। यशपाल जी का कहना है कि बच्चों को जो है ये रटंत प्रणाली नहीं करवानी है हमें। ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें बच्चों को इतना अभ्यास करवाना है जितना उनके लिए जरूरी है। होमवर्क भी हमें उतना ही देना है। ठीक है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि होमवर्क भी हमें उतना ही देना है। ठीक है। जितना बच्चा डिजर्व करता है, डिजर्व करने इन द सेंस बच्चा छोटी क्लास का है तो उस हिसाब से होमवर्क देना है। बच्चा बड़ी क्लास का है, 6 में है, 7th में है, तो उस हिसाब से आपको होमवर्क देना है। अब 6 के बच्चे जितना होमवर्क आप 8 के बच्चे को नहीं दे सकते। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अभ्यास का नियम कहता है कि बच्चों को नियमित होमवर्क देना चाहिए। ठीक है। अभ्यास का नियम कहता है कि बच्चों को मौखिक जो है आपका बच्चों से जो मौखिक जो आपकी क्रियाएं हैं वो करवानी चाहिए। मौखिक जो आपकी क्रियाएं हैं वो करवाना चाहिए। अब मौखिक क्रियाओं का मतलब क्या है? मौखिक क्रियाओं का मतलब है कि बच्चों से मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। मौखिक क्रियाओं की जगह आप मौखिक अभ्यास लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अब मौखिक अभ्यास का मतलब ये होता है कि बच्चों से आप मौखिक रूप से चीजें पूछें। तो आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा है मैम? इससे बहुत फायदा है। इससे फायदा ये है कि बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि जो उनके अंदर चीजें हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उनको रिप्रेजेंट करने की क्षमता डेवलप होगी। जब बच्चा चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेगा तो आप सभी को पता है कि वो आगे जाके कहाँ पर स्टैंड करेगा। आप अपने बचपन को याद करिए, अपनी बाल्यावस्था को याद करिए और याद करिए कि जब टीचर कुछ पूछता था तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टीचर के आंसर आते हुए भी हम कभी भी खड़े होकर आंसर नहीं दे पाते थे। क्यों? उसका रीजन यही है कि हमने मौखिक जो है अभ्यास किया ही नहीं। अगर हम मौखिक अभ्यास किए होते तो हम इस चीज में निपुण होते। तो मौखिक अभ्यास इसीलिए करवाना चाहिए बच्चों से ताकि बच्चों में रिप्रेजेंट करने की यानी कि अभिव्यक्ति की क्षमता आए। अभिव्यक्ति की क्षमता कितनी मैटर करती है आप सभी को पता है। जब बच्चा मौखिक रूप से अभ्यास करेगा तो कम्युनिकेट करने की क्षमता भी उसके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बूस्ट होगा। तो इसीलिए मौखिक अभ्यास जरूरी है। ये हमारा अभ्यास के नियम का कक्षा शिक्षण उपयोग हुआ है। ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि ये आगे चल के आपका जो मौखिक अभ्यास है कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो ऐसा बच्चा जिसने बचपन में अपना मौखिक अभ्यास किया, जैसे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो आगे चल के जो है बहुत अच्छा करते हैं। जब आप क्लास में बड़ी क्लास में गए होंगे तो टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आंसर आता भी था फिर भी हम नहीं खड़े होकर जवाब दे पाते थे। मैं भी उन्हीं में से थी, 2 बारी। ठीक है। तो वहां पर क्या रीजन था? वहां पर रीजन यही था कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, वहां पर मौखिक अभिव्यक्ति हमने की ही नहीं, मौखिक अभ्यास हमने किया ही नहीं, तो हम आगे जाके उस चीज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको क्या करना है बच्चों से मौखिक अभ्यास। लिखित अभ्यास तो आपको करवाना ही है लेकिन मौखिक अभ्यास भी करवाना है ताकि बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता आपकी जागृत हो, डेवलप हो। ओके, इस चीज को याद रखना है। ठीक। तो मौखिक अभ्यास हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा जो नियम आता है वो आता है प्रभाव का नियम। कौन सा नियम आता है आपका? प्रभाव का नियम। उसको भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। एक बात जान के आप लोगों को अचंभा होगा कि जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पिछले दिन पे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। पूरा वीडियो मैंने 55 मिनट का बना था, वो पूरा वीडियो बना लिया, लेकिन बाई लक पता नहीं ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि पूरा वीडियो ब्लर था मेरा। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। जब मैंने 55 मिनट पढ़ाने के बाद मैं बैठी, मैं पानी पी, तो मैंने देखा कि मेरा पूरा वीडियो ब्लर है। तो मैं ऐसी स्थिति में आ गई थी कि मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, इतना बुरा फील। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे अंदर अलग से एक वाइब्स आई कि नहीं, भगवान शायद ये चाहते कि मैं और प्रैक्टिस करूं उस चीज़ को और ज़्यादा उस चीज़ को समझा पाऊँ। मैं देख रही हूँ कि कल के जो मेरे एग्जाम्पल थे वो आज के एग्जाम्पल से मैच ही नहीं कर रहे हैं। कल कोई और एग्जाम्पल दे रही थी, आज मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज मैं आपको फिर से वो वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए। ठीक है। तो अब प्रभाव का नियम देखिए आप लोग। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव के नियम से 2 उपनियम निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है संतोष का नियम। कौन सा? संतोष का नियम। ये आपके पड़ोस वाले संतोष नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक के हैं। ठीक है। तो संतोष का नियम यहाँ से निकलता है।
पता चले पड़ोस के संतोष चाचा को पकड़ लिया, बताओ संतोष का नियम क्या है, तो वो नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा है आपका असंतोष का नियम। कुछ लोग तो कहेंगे संतोष चाचा आपने नियम बनाया ही क्यों, हमें दिक्कत हो रही है समझने में। संतोष चाचा कहेंगे 9th की क्लासेस को देख लो, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको संतोष का नियम समझने में, ठीक है, मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब संतोष का नियम जो होता है उसमें समझना है कि अगर बच्चे को संतोष की प्राप्ति होती है तो बच्चा क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, और अगर बच्चे को जो है क्या कहते हैं संतोष की प्राप्ति होती है तो बच्चा क्रिया करने के लिए हतोत्साहित हो जाता है। इसको मैं एक आसान भाषा में समझाती हूँ। जैसे आप हैं, ठीक है, आपके कुछ दोस्त हैं और आपको जो है अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाना है, भ्रमण पर, यानी कि आपको किसी ट्रिप पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे, तो मम्मी कहेंगी कि बेटा हम तो बस यही कहेंगे कि चले जाओ, लेकिन पापा से पूछ लो। तो आप पापा के पास जाएंगे, पापा हम ट्रिप पर चले जाएं, दोस्त भी जा रहे हैं। तो पापा ने कहा नहीं, तो आप चले गए, वापस चले गए, ठीक है। जब दूसरी बार ट्रिप का प्लान बना, 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी ट्रिप का जो है प्लान बना, तो आप फिर से पापा के पास गए कि पापा मैं ट्रिप पर चला जाऊं। तो पिताजी ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना है। आपने कहा कि पापा सब लोग ताजमहल घूमने जा रहे हैं, मुझे भी घूमना है। तो पापा का रिएक्शन आता है, ताजमहल भागा थोड़ी जा रहा है, पढ़ाई करो अभी। आप मुंह लटका के वापस चले गए, अपने दोस्तों को बोले कि पापा ने मना कर दिया। तीसरी बार ट्रिप का प्लान बनता है, ठीक है, 2-4 साल बाद फिर से बना, फिर आप पापा के पास गए पूछने के लिए, तो पापा ने फिर से मना कर दिया। अब आप यहाँ पर जो है हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि हर बार आपकी क्रिया जो आपने क्रिया की है उसमें आपको असंतोष की ही प्राप्ति हुई है। अब असंतोष की प्राप्ति होगी तो आप वो क्रिया फिर से जब दोहराएंगे ना तो रूह कांप जाएगी, है ना। तो यही होता है कि जब बच्चे को असंतोष की प्राप्ति होती है तो फिर बच्चा जो है हतोत्साहित हो जाता है। जैसे आप एक प्राथमिक टीचर बन के जाएंगे तो आप देखेंगे अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका अगर सही तरीके से जवाब नहीं दोगे या इग्नोर कर दोगी, एक बार इग्नोर कर दिया, दूसरी बार इग्नोर कर दिया, तीसरी बार, आपका तो कुछ नहीं होगा, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, वो आगे चल के क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। और जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है वो आपको भी पता है कि वो बेचारा किस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर बच्चे को संतोष की प्राप्ति होती है तो वो क्रिया करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। इससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कक्षा शिक्षण उपयोग इसका क्या है भाई साहब। तो कक्षा शिक्षण उपयोग इसका ये है कि एक अध्यापक को बच्चों के लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे पुरस्कार और दंड भी कह दिया अब तो आपने, ये क्या कह रही है मैम। ये कुछ बात ऐसी है ना कि आपका जो पुरस्कार है, पुरस्कार क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आपका एक, मैं कहूंगी कि बच्चों के लिए प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है आपकी। दंड भी आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। तो आप सोचेंगे अंतर क्या है, अंतर ये है कि पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार की जब बच्चों को प्राप्ति होती है तो बच्चे क्रिया को दोहराते हैं और उनको संतोष की प्राप्ति होती है। पुरस्कार से बच्चों को संतोष की प्राप्ति होगी, है ना, क्या होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। और अगर आपने बच्चों को दंड दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे को असंतोष की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपका जो दंड है नकारात्मक माना जाता है। क्यों, क्योंकि इससे बच्चे को क्या होता है, दंड से बच्चे को क्या होता है, असंतोष की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि मैम अभी तो कह रही हैं कि पुरस्कार और दंड दोनों जरूरी हैं और अब कह रही हैं कि दंड नहीं देना है, मतलब दंड एक नकारात्मक है। तो फिर क्या करना है, तो करना आपको कुछ ये है ना कि जो बच्चों की अवांछित क्रियाएं हैं, क्योंकि अवांछित क्रियाओं को दूर करने के लिए ही आप दंड का प्रयोग करते हैं। अवांछित क्रियाओं का मतलब है चोरी करना, घर में अच्छे से बातचीत ना करना पेरेंट्स के साथ, या फिर मादक पदार्थ। आप देखते होंगे कि कई जो गांव के बच्चे हैं छोटे छोटे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट इनका सेवन करने लगते हैं। ये क्या है, अवांछनीय क्रियाएं हैं। अब इन अवांछनीय क्रियाओं को हटाने के लिए आप दंड देंगे? जी नहीं। आरटीई में आपका साफ साफ कहा गया है कि दंड अब आप नहीं दे सकते हैं, दंड देना बाध्य है आपके लिए, दंड बच्चों को अब नहीं दिया जा सकता है। तो क्या करें मैम, तो अब आपको क्या करना है, जो बच्चों की अवांछनीय क्रियाएं हैं
इनको वांछनीय क्रियाओं में बदलना है। ये कैसे होगा मैम, आइए सीखते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, कक्षा शिक्षण उपयोग, तो आपको नोट करना है यहाँ पर सब हेडिंग के फॉर्म में, कक्षा शिक्षण उपयोग। कक्षा शिक्षण उपयोग क्या है इनका, सबसे पहला आपको नोट करना है, एक अध्यापक को बच्चों के लिए पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए एक अध्यापक को पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसको हटा दूं अगर आप लोग कहो तो, क्योंकि अच्छा चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ। पुरस्कार क्या है, ये आपका एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। लिखिएगा आप लोग पुरस्कार के नीचे एरो लगा के कि पुरस्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। पुरस्कार से बच्चों को संतोष की प्राप्ति होती है और पुरस्कार से बच्चों में पुनर्बलन पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है, पुरस्कार से बच्चों में संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक, इस चीज को याद रखना है आपको। मनोवैज्ञानिक आपका क्या है, प्रेरक है। ये भी क्या है आपका एक नकारात्मक, आप इसको कह सकते हैं, तो ये भी आपका एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। कैसी देता है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है आपकी। ठीक है, प्रेरक है, प्रेरक है। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। इससे तो पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, उसको संतोष प्राप्त होगा, लेकिन इससे बच्चों को असंतोष प्राप्त होता है। असंतोष प्राप्त होगा तो वो क्रिया को नहीं दोहराएगा। जब उसको संतोष की प्राप्ति होगी, अभी मैंने समझाया कि अगर पापा हाँ कर दें तो आप उस क्रिया को दोहराएंगे क्योंकि आपको संतोष की प्राप्ति हुई है ना। और अगर असंतोष की प्राप्ति होगी तो क्रिया को दोहराएगा नहीं बच्चा, है ना। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि अब आपको क्या करना है कि जो बच्चे की अवांछनीय क्रियाएं हैं उनको वांछनीय में बदलना है। क्योंकि दंड जो होता है, दंड के थ्रू, यहाँ पर लिखिएगा, दंड की सहायता से बच्चों की अवांछनीय क्रियाओं को दूर किया जाता है। अगला पॉइंट आपका यही होना चाहिए, दंड की सहायता से बच्चों की अवांछनीय क्रियाओं को दूर किया जाता है। जबकि अगर मैं पुरस्कार की बात करूं तो पुरस्कार की सहायता से वांछनीय जो क्रियाएं हैं इनको दोहराया जाता है। क्या किया जाता है, वांछनीय क्रियाओं को दोहराया जाता है। इससे क्या होता है, वांछनीय क्रिया, आपके अवांछनीय जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, अवांछनीय क्रियाओं को आपका दूर किया जाता है। तो अवांछनीय क्रियाओं के लिए अब आप दंड नहीं दे सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, अवांछनीय जो क्रियाएं हैं इनको आपको समझना है। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको अवांछनीय क्रियाएं तो हटाना है बच्चे की, लेकिन अब आप दंड दे नहीं सकते हैं, आरटी में कहा गया है। तो हम क्या करें मैडम, अब आपको क्या करना होगा, बच्चे की जो अवांछनीय क्रियाएं हैं, जैसे अगर बच्चा चोरी करता है, ठीक है, क्या करता है, बच्चा चोरी करता है, और अगर बच्चे के अंदर चोरी के अलावा क्या है कि अपने माता पिता का अगर आदर नहीं करता, ठीक है, माता पिता का आदर, अनादर, ठीक है, और अगर बच्चा तीसरा क्या करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, मादक पदार्थ, इस केस में आप क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये आपने जो बताया है इतनी सारी चीजें, हम इनको वांछनीय क्रियाओं में कैसे बदलें। एक मिनट में देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अवांछनीय क्रियाएं हैं, अब इनको वांछनीय क्रियाओं में बदलना है। आप टीचर तभी कहलाएंगे। एक अच्छे टीचर का प्रतीक है कि वो अवांछनीय क्रियाओं के लिए बच्चों को दंडित ना करे, बल्कि उनकी अवांछनीय क्रियाओं को वो वांछनीय क्रियाओं में परिवर्तित करे। तभी आप एक क्या कहलाएंगे, अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। बातों को ध्यान से सुनना है, हो सकता है सीटेट में प्रश्न यहीं से बन जाए। तो क्या करना है, अवांछनीय क्रियाओं को वांछनीय क्रियाओं में बदलना है। जैसे अगर बच्चा चोरी करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है, किसका, बाल्यावस्था का बच्चा, यानी कि आपकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का बच्चा होता है, या शैशवावस्था के अंत में जो आपका स्टेज होता है वो, ठीक है, शैशवावस्था। ठीक, अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रही है मैडम, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था।
ध्यान से सुनिएगा। शैशवावस्था का जो आपका समय है ये कितना माना जाता है? शैशवावस्था का समय 0 से 6 वर्ष माना जाता है। वहीं बाल्यावस्था का जो आपका समय है ये आपका 6 से 12 वर्ष माना जाता है। और किशोरावस्था का जो आपका समय है ये आपका 12 से 18 वर्ष माना जाता है। क्या? 12 से 18 वर्ष माना जाता है। अब आप एक चीज बताइए कि आज बच्चा 6 साल का हो गया, यानी कि उसने अपनी शैशवावस्था पूर्ण कर ली। कल 6 साल मतलब 6 साल के बाद उसका कल 7वां साल शुरू होगा, है ना? तो आप कहेंगे कि मैम कल से बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत है? विद इन नाइट कोई परिवर्तन नहीं होता है कि आज बच्चा शैशवावस्था में है, कल जागा जब तो मम्मी कह रही उठ जाओ, आज आप बाल्यावस्था में है ना? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाल्यावस्था के जो लक्षण है, कुछ लक्षण, वो आपके शैशवावस्था के अंत में बच्चों के अंदर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? बाल्यावस्था के कुछ लक्षण आपकी शैशवावस्था के अंत में आने लगते हैं। इसीलिए शैशवावस्था का जो 3 से 6 वर्ष का समय है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्री स्कूलिंग एज कहा गया है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष में बच्चा प्राथमिक स्कूल में आता है। नन्ना मुन्ना बालक जो होता है 5 वर्ष की आयु में उसका प्राथमिक विद्यालय में आप एडमिशन करेंगी। आप सुन रही हैं अध्यापिकाएं? आप एडमिशन कब करेंगी? जब बच्चा 5 वर्ष का होगा। अगर बच्चा 5 वर्ष का नहीं होगा तो आपको कहना होगा बेटा घर जाओ, अगले साल आना, है ना? तो बच्चा कब एडमिशन लेगा? 5 ईयर की जब हो जाएगा, 5 ईयर का होगा, यानी कि बच्चा शैशवावस्था के अंत में है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाल्यावस्था के बच्चे में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस वजह से वो अलग अलग उल जुलूल चीजें जो है अपनी एकत्रित करता रहता है। क्या करता है? कई सारी वो चीजें एकत्रित करता रहता है। ठीक है, मान के चलिए कि एक कोई बच्चा है जो बाल्यावस्था में है। अपने बाल्यावस्था में होने पर बच्चे के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैंने आपको समझाया है, गैंग एज होती है क्योंकि बच्चा उसमें क्या करता है? अपने साथियों में घूमता है। ठीक है, तो इस समय जो बच्चा संग्रह की प्रवृत्ति है, उस संग्रह की प्रवृत्ति से बच्चों के अंदर चोरी की भावना भी धीरे धीरे आने लगती है। कभी कभी उस संग्रह की प्रवृत्ति के चलते चीजें भी चुराने लगता है। मम्मी के पर्स से पैसे चुराना, पापा के पर्स से पैसे चुराना, ये उसका एक काम बन जाता है। उसको लगता है वो तो कलेक्ट कर रहा है, चीजें अपने सामान में रख रहा है। दिवाली के बाद पटाखा बीनना या फिर जो आपकी जो चीजें होती हैं घर की वेस्ट मटेरियल है उनको एकत्रित करना, ये संग्रह की प्रवृत्ति कहलाती है। लेकिन इसी संग्रह की प्रवृत्ति से ही बच्चों के अंदर क्या होता है? चोरी की भावना आती है। तो अब आपको क्या करना है कि ये समझना है कि बच्चा जो है संग्रह की प्रवृत्ति इसमें पाई जा रही है भैया। अब इसको आपको कैसे दूर करना है ताकि वो चोरी तक ना जाए। ठीक है, तो चोरी को आगे ना ले जाए। आप क्या करेंगे? आप बच्चों के द्वारा जो संग्रह की गई चीजें हैं उनको आप इस तरीके से समझाएं बच्चों को कि वेस्ट मटेरियल से देखो बेटा हम क्या बना सकते हैं। सपोज करिए कि अगर बच्चे ने एक ऐसा पाउडर का डिब्बा चुराया है, उस पाउडर के डिब्बे से आप उसको सिखाएं कि गुल्लक कैसे बनती है। ठीक है, अगर बच्चे ने सपोज करिए कि कोई और चीज चुराई है तो उसको समझाएं कि बेटा इससे आप जो है एक अच्छी चीज भी बना सकते हैं। तो वो आपको क्या करना है? सिखाना है। जैसे चूड़ियां अगर एकत्रित की हैं, आप देखेंगे कि बच्चों के पास इतना सारा सामान होता है, एकत्रित करके रखते हैं। चूड़ियों से उनको बनाना सिखाएं कुछ चीजें। ये क्या है? बच्चे के अंदर आप क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा जितना क्रिएटिव होगा आप सभी को पता है वो उतना ही ज्यादा आगे चल के उसका विकास होता है। ठीक, इसीलिए चोरी की जो भावना है, जो आपके बच्चा चोरी कर रहा है, अगर वो गलत चीजें चोरी कर रहा है तो भी आपको ध्यान देना है। और अगर उसमें एकत्रित करने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति है तो उस संग्रह की प्रवृत्ति से आप बच्चे को रचनात्मकता तक ले जाए, यानी कि क्रिएटिविटी सिखाएं। क्या सिखाएं? बच्चे को क्रिएटिविटी आप सिखाएं। क्या सिखाएं? क्रिएटिविटी। ठीक है, इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि बच्चों को फिर आपको क्रिएटिविटी सिखानी है संग्रह की प्रवृत्ति से। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगला आता है कि अगर बच्चा माता पिता का अनादर करता है तो इसको हम कैसे वांछनीय व्यवहार में बदलें। बच्चे को आप श्रवण कुमार के बारे में बताएं कि देखो बेटा श्रवण कुमार थे, उनके पेरेंट्स थे। आप बच्चे को जब समझाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि वो अपने माता पिता के साथ कितना अनादर करता है, वो अपने माता पिता से कैसे बातचीत करता है। जब आप उसको जो महान जो आपके व्यक्ति हैं भारत के, उनके बारे में बताएंगे तो अपने आप वो अनादर करना भूल ही जाएगा। तो आप उसकी जो अवांछनीय क्रिया थी माता पिता का अनादर करना, उसको कैसे वांछनीय क्रियाओं में बदलना है। कैसे? उसको कहानियों के जरिए सिखा के, कहानी जो होती है उनके जरिए सिखाकर। अगला है मादक पदार्थ का सेवन। मान के चलिए कि अगर बच्चा जो है बीड़ी, सिगरेट या फिर ऐसे कुछ अलग तरीके की उलझुल क्रियाएं करने लगता है, उसको कैसे आप वांछनीय क्रियाओं में बदलें।
आप एक गांव में बच्चे को जो है समझा रहे हैं, मतलब हर एक बच्चा कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आपका जुड़ा है, आप ये मान के चलिए। आपको कहना समझाना है कि देखो बेटा, वो पुल पर जो अंकल पड़े हैं ना, वो ना ऐसी ड्रिंक करते थे, वो ना ऐसी बीड़ी पीते थे, ऐसी सिगरेट पीते थे। देखो आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको भूख लगी, उनको कोई खाना नहीं दे रहा है। तो बच्चा समझेगा कि हाँ इनका ऐसा हाल है। फिर आप उसको समझाओ, अगर बेटा तुम भी ऐसे करोगे ना तो तुम्हारी भी हालत ऐसी हो जाएगी, तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। ठीक है, वहीं पर बगल में चाचा का लड़का का एग्जाम्पल दो, बेटा देखो संतोष चाचा की बात करते हैं अब हम लोग। देखो संतोष चाचा का लड़का डॉक्टर बन गया है, वो फ्री में इलाज कर रहा है लोगों का। देखो उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, मार्केट में जाओ, चौराहे पे जाओ तो देखो उसके बोर्ड लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री में इलाज कर रहा है ना। तो बच्चों को आपको इस तरीके से उनकी अवांछनीय क्रियाओं को वांछनीय क्रियाओं में परिवर्तित करना है। इससे बच्चा मजबूर हो जाएगा कि अब इतने गंदे लग रहे हैं अंकल, क्या मैं भी ऐसी हो जाऊंगा। बच्चे के अंदर एक बार जरूर आएगा कि नहीं, मुझे अब ऐसे ऐसे काम नहीं करना है, ये सब गलत चीजें हैं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपने सीखा कि दंड नहीं देना है आपको, उसकी बच्चे की आपके बच्चे जो हैं उनकी जो अवांछनीय क्रिया हैं उनको वांछनीय क्रियाओं में बदलना है। ये आप समझ ही गए होंगे, दंड के बारे में इतना मैंने डिस्कस कर दिया है। सो आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हुआ आपका कक्षा शिक्षण उपयोग। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप जो है जितनी मेहनत से मैंने बनाया है दूसरी बार, उतनी ही अच्छे से आप समझ पाएँ। मेरे लिए एक मैं कहूँगी गर्व की बात होगी कि अगर आप उसको उसी तरीके से समझते हैं। बाकी मैं इतना ही कहूँगी कि बस पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में लेके चलना, दो ही चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो कभी भी धोखा नहीं देती हैं। एक है आपके माता पिता और दूसरा है आपकी मेहनत, जो कभी भी धोखा नहीं देती। हर इंसान धोखा दे सकता है, आपका प्यार करने वाला, आपको शादी कर जिससे आपकी शादी होगी वो भी धोखा दे सकता है, भाई बहन भी एक टाइम बाद धोखा दे सकते हैं, हर इंसान आपका धोखा दे सकता है, दोस्त भी धोखा दे सकते हैं, पेरेंट्स कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप सभी को पता है दुनिया में माता पिता भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी धोखा नहीं दे सकते बच्चों को। वो यही चाहेंगे कि जो बच्चा हमारा जिसमें खुश है उसमें ही हम खुश हैं, पेरेंट्स। और एक आपकी मेहनत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। आज नहीं तो कल चल के आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मैं दावा करती हूँ। इस चीज़ को हमेशा अपने सामने भी लिख लीजिएगा। दो ही चीज़ें हैं जिनका आपको अनादर नहीं करना है, एक है हमारे माता पिता और दूसरे हैं हमारी मेहनत। ये दोनों ही हमेशा आपको पे करेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप एनर्जी के साथ पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।